Okay, ji, welcome back. And we were talking about specialized combination plans. And the topic was commission plus drawing account plan. इसकी basic definition देखिए. Commissions are paid, but a draw on future earnings helps the salesperson to get through low sales period. जिसमें के जो सेल्समैन है वो सेल्स से पहले भी कुछ अमाउंट वो ड्रॉ कर सकता है based upon future forecasting of sales. इसके अलावा कमीशन प्लस बोनस प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कि पे इज मोस्टली बेस्ड ऑन कमीशंस एंड स्मॉल बोनस आर पेड फॉर डायरेक्टेड एक्टिविटीज लाइक सेलिंग स्लो मूविंग आइटम्स. सो इसमें एक बेनिफिट हमारे पास होता है कि बाज़ औक़ात अगर एक हॉट सेलिंग आइटम मार्केट में ना हो और आप उसको भी मार्केट में बेच पाओ तो उसके इवज आपको एक बोनस वो मिल जाता है बिकॉज ऑफ योर सेल्स एफर्ट. इसके अलावा टीम और ग्रुप वेरिएबल पे इंसेंटिव प्लान्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं. जब हम टीम और ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स की बात करें, so your author says a plan in which a production standard is set for a specific work group and its members are paid incentives if the group exceeds the production standard. तो इस सूरत में इंडिविजुअल पे प्लान नहीं होता, एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को देखा जाता है और ग्रुप की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बेस्ड हम उन्हें कंपनसेट वो करेंगे अगर वो हमें एक स्टैंडर्ड से ज्यादा परफॉर्म वो करके दे रहे हैं. अब हम देखते हैं कि आपने टीम इंसेंटिव्स को डिजाइन कैसे करना है. So set individual work standards, जिसमें के set work standards for each team member and then calculate each member's output. तो अब हम उन सब के इंडिविजुअल आउटपुट्स को कैलकुलेट करके हम उनका एक सम टोटल वैल्यू भी बना सकते हैं. So members are paid based on one of three formulas. पहला फॉर्मूला हमारे पास है कि all members receive the same pay earned by the highest producer. जिससे सबसे ज्यादा काम परफॉर्म किया उसके मुताबिक सब लोगों को पे कर दिया जाएगा. दूसरे तरीकेकार है all members receive the same pay earned by the lowest producer. And the third method is that all members receive same pay equal to the average pay earned by the group. So ये तीन तरीकेकार हैं जिन तरीकेकार से हम एक टीम बेस्ड इंसेंटिव प्लान अपना डिजाइन वो कर सकते हैं. नो डाउट इसमें डिफरेंट तरह के रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व है जिस रीइंफोर्समेंट से एक ग्रुप के मेंबर लोगों को ट्रिगर मिलता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म वो करना चाहिए. अब आपका ऑथर कहता है कि यूज एन इंजीनियर्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द ग्रुप एज अ होल. इसका मतलब क्या होगा कि ऑल मेंबर्स रिसीव द सेम पे बेस्ड ऑन द पीस रेट for the group's job, and this would obviously include group incentive can use the piece rate or standard R plan, but the latter is more prevalent. ठीक है कि जिसमें R plan जो है वो ज्यादा इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड वो हमें परफॉर्मेंस के हवाले से तरीकेकार अवेलेबल है. So you have to tie rewards to goals based on an overall standard ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस. तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है वो अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न को इंश्योर करना है, अपनी गुडविल को मार्केट में बढ़ाना मकसद होता है, अपने स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को हमने ओवरऑल मीट करना होता है. सो इफ द फर्म रीचेस इट्स गोल द एम्प्लॉइज शेयर इन द परसेंटेज ऑफ द इंप्रूवमेंट वो ऑब्वियसली उसको मिलेगा और उससे आप जो लेबर कॉस्ट है उसको भी कम से कम वो कर पाओगे. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड वेरिएबल पे प्लान्स. जब हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड वेरिएबल पे प्लान्स की बात करते हैं तो उसमें वी हैव प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स
जिसमें के कैश प्लान्स, लिंकन इंसेंटिव प्लान इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट एंड डेफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के तरीकेकार वो अवेलेबल हैं। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स में सबसे पहले है कैश प्लान्स, जिसमें के एम्प्लॉइज रिसीव कैश शेयर्स ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट एट रेगुलर इंटरवल्स। जिसके बरक्स अगर हम अमेरिकन सोसाइटी की बात करें तो लिंकन इंसेंटिव प्लान या लिंकन इंसेंटिव सिस्टम हमारे पास एक ऑप्शन आती है जिसमें के प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल मेरिट रेटिंग, एंड देन देयर कैन बी डेफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, जिसके तहत a predetermined portion of profits is placed in each employee's account under the trustee's supervision. So ये तीन तरीकेकार आपकी बुक शेयर कर रही है related to profit sharing plans when you talk about organization wide variable pay plans, जिसमें के तमाम एम्प्लॉइज के लिए यकसा एक सहूलत जो है वो मुयस्सर की जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा पॉपुलर तरीकेकार है ऑर्गेनाइजेशन वाइड वेरिएबल पे प्लान्स का, एंड दैट इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसमें के हम एम्प्लॉइज को कंपनी के शेयर्स वो ऑफर करते हैं और एम्प्लॉइज कंपनी के शेयर्स को हासिल करके जाहिर है कि अपनी ओनरशिप विद ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करते हैं, और फिर उन शेयर्स के अगेंस्ट जो उनको डिविडेंड्स मिलने हैं, जो उनको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड के कंसर्न्स मिलने हैं, उन सब के तहत भी वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज वो कर सकते हैं। So when we talk about employee stock ownership plan, so that is a corporation annually contributes its own stock or cash with a limit of 15% of compensation to be used to purchase the stock to a trust established for the employees. तो employees जो हैं वो एक percentage of their income stock option की तरफ भी वो जा सकते हैं। So the trust holds the stock in individual employee accounts and distributes it to employees upon separation from the firm if the employee has worked long enough to earn ownership of the stock. So ये हमारे पास तरीकेकार होगा जिसके तहत employee stock option हासिल वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास बड़ा पॉपुलर तरीकेकार है, एंड दैट इज गेन शेयरिंग प्लान्स। गेन शेयरिंग प्लान्स में वो कहता है कि एन इंसेंटिव प्लान दैट एंगेजेस मेनी और ऑल एम्प्लॉइज इन ए कॉमन एफर्ट टू अचीव अ कंपनीज प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्वियसली जितनी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग और गेन शेयरिंग होगी, गेन हासिल होगा, प्रॉफिट हासिल होगा, उसके मुताबिक ही वो शेयरिंग अपने एम्प्लॉइज के साथ वो करेंगे। So cost savings gains are shared among employees and the company. तो हर किसी की कोशिश फिर इसमें यही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सके, कॉस्ट कम से कम हो और रिटर्न्स एंड रेवेन्यूज वो ज्यादा से ज्यादा हो। The next topic we have is at risk variable pay plans, जिसके बारे में आपका ऑथर लिखता है कि at risk variable pay plans that put some portion of the employees weekly pay at risk. इसके तहत if employees meet or exceed their goals, they earn incentives, and if they fail to meet their goals, they forego some of the pay they would normally have earned. तो दो हमारे पास एस्पेक्ट्स आ गए। एक, अगर तो वो अर्न कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन अगर उनके गोल्स मीट नहीं हुए तो मे बी दे हैव टू लूज द पोर्शन ऑफ देयर पे एज वेल। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स फॉर मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। इसमें एज पर द थ्योरी एनुअल बोनसेस वो दिए जा सकते हैं। So annual bonuses के केस में plans that are designed to motivate short-term performance of managers and are tied to company profitability. अगर कंपनी की profitability किसी क्वार्टर में बेहतर आ रही है तो obviously उस क्वार्टर के हवाले से भी, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से भी मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को वो एनुअल बोनसेस वो दिए जा सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी बेसिस इसके क्या हो सकते हैं? इट कैन बी जॉब लेवल, बेस सैलरी एंड इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी।
और ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा कि वो बोनस को क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, बाई एनुअली वो किस तरीके से पे ऑफ वो करते हैं। सो फंड साइज बेसिस हमारे पास सेकंड तरीकेकार है, जिसमें कि नॉन डिडक्टेबल फॉर्मूला, जिसमें नेट इनकम और डिडक्टेबल फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करके वो एक बोनस डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा इंडिविजुअल अवार्ड्स भी दिए जा सकते हैं, जिसमें कि पर्सनल परफॉर्मेंस, पर्सनल कंट्रीब्यूशन, इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग द एनुअल बोनस प्लान्स। Then we have long-term incentives for managers and executives, जिसमें स्टॉक ऑप्शन एक हमारे पास अवेलेबल है। So इस केस में the right to purchase a specific number of shares of company stock at a specific price during a specific period of time, ये हमारे पास इसकी सूरत हाल अवेलेबल है कि आप परचेज कर सकते हो स्टॉक्स को। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, नॉन क्वालिफाइड स्टॉक ऑप्शंस हैं, इंडेक्स्ड ऑप्शंस हैं, प्रीमियम प्राइस्ड ऑप्शंस हैं। सो डिफरेंट हवालों से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के मुताबिक, डिफरेंट रीजन्स में जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही होंगी, वहां के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के असूलों के मुताबिक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असूलों के मुताबिक हमारे पास ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल वो होती हैं। सो ऑप्शंस हैव no value or go underwater if the price of the stock drops below the options strike price, the option stock purchase price. So आपको इसमें रिस्क भी अवेलेबल होगा कि जिसमें अगर आपकी प्राइस ऑफ स्टॉक ड्रॉप कर जाती है तो उस सूरत में आपकी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थी वो उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास और तरीकेकार हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स फॉर मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स को पे करने के लिए, दे मे इंक्लूड की एम्प्लॉय प्रोग्राम्स, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, परफॉर्मेंस अचीवमेंट प्लान, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक प्लान्स, फैंटम स्टॉक प्लान्स। तो डिफरेंट तरह की ऑप्शंस डिफरेंट जगहों पर वो अवेलेबल हैं। Same is the case with performance plans, and those performance plans are plans whose payments or value is contingent on financial performance measured against objectives set at the start of a multi-year period. So that is what we call performance plan. एक बात यहां पर याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन टू एचआर के कोर्स के तहत आपको सिर्फ इन एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए, इसकी डिटेल कैलकुलेशंस एंड इंप्लीकेशंस वो आप अपने एडवांस लेवल कोर्सेज में वो गो थ्रू करोगे। लाइकवाइज जब हम एग्जेक्टिव इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं तो गोल्डन पैराशूट्स इज एन एक्सप्रेशन वी यूज, जिसमें कि पेमेंट्स कंपनीज मेक टू डिपार्टिंग एग्जेक्टिव्स इन कनेक्शन विद द चेंज इन ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। कि अगर कोई हमें छोड़कर जा रहा है तो उस सूरत में आप उसको एक गोल्डन पैराशूट ऑप्शन वो ऑफर करते हो सो दैट वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन वो कर सके। देन देयर इज गारंटीड लोन्स टू डायरेक्टर्स, एंड ऑब्वियसली इन तमाम एक्सप्रेशंस को यूज करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कवानीन, इन सब को बड़ा टेक्निकली गो थ्रू वो करना होता है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं गारंटीड लोन्स टू डायरेक्टर्स की, तो उस सूरत में लोन्स प्रोवाइडेड टू बाय कंपनी स्टॉक and a highly risky and now frowned upon practice, जिसको कि बहुत ज्यादा पसंद वो बाजुकात नहीं किया जाता है, because sometimes इन ऑप्शन से जो शेयर होल्डर के राइट्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं और एजेंसी थ्योरी और एजेंसी प्रॉब्लम वो अकर करती है। Therefore याद रखिएगा कि एट द कॉर्पोरेट लेवल व्हेन यू आर ऑपरेटिंग तो आपको बहुत टेक्निकली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के असूल ज़वाबित, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कवानीन, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, इन तमाम चीजों को वो गो थ्रू वो करना होगा। तब जाकर आप डिसाइड करते हो कि आपने अपने लोगों को किस तरीके से कंपनसेट करना है और किस तरीके से इंसेंटिव्स वो प्रोवाइड करने हैं। अब अगर हमने एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्लान डिजाइन करना है
तो उसके कुछ स्टेप्स और पॉइंट्स देख लीजिए। नंबर 1, डिफाइन द स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्रोग्राम, कि आपको जो कंपनसेट करोगे अपने एग्जीक्यूटिव्स को, उससे ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म, वो कैसे अचीव हो पा रहे हैं। मिशन एंड विजन हमें क्या गाइड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो किस तरीके से डेवलप की गई है। तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट होगा उसके कंसर्न में हमने एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्रोग्राम को डिजाइन करना है। शेप ईच कंपोनेंट ऑफ द पैकेज टू फोकस द मैनेजर्स ऑन अचीविंग द फर्म्स स्ट्रेटेजिक गोल्स। सो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड होगा सारा कुछ। Create a stock option plan to meet the needs of the executives and the company and its strategy. Check the executive compensation plan for compliance with all legal and regulatory requirements and for tax effectiveness. तो आपको बड़ा क्लियरली देखना पड़ेगा कि आपके FBR के इश्यूज क्या हैं। अगेन मैं कोट कर रहा हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कानून आपको बड़े क्लियरली विजुअलाइज करने पड़ेंगे कि आप किस किस हवाले से किन किन लोगों को क्या कंपनसेट वो कर सकते हो, कि कहीं पर भी शेयर होल्डर के जो राइट्स हैं वो इफेक्ट ना हो रहे हो। एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल अ प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग एंड इवैल्यूएटिंग द एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्लान वेदर अ मेजर बिजनेस चेंज, व्हेनेवर अ मेजर बिजनेस चेंज अकर्स। लिहाजा आपको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा अपने सारे प्लानिंग की डिजाइनिंग में, और इसमें अप्रूवल्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, कंपनसेशन पॉलिसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सो इन सब को हमें बड़ा केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है और उसके मुताबिक फिर आप अपनी कंपनसेशंस को डिजाइन और डिसेमिनेट वो करते हो। नाउ व्हाई इंसेंटिव प्लान्स फेल, इसकी कुछ वजूहात हम देखते हैं। पहली वजह है कि परफॉर्मेंस पे कैन नॉट रिप्लेस गुड मैनेजमेंट। ओके, सो ये फर्स्ट हमारे पास रीजन आ गई कि आपकी जो परफॉर्मेंस पे है कि जो परफॉर्म कर रहा है उसी को कंपनसेट किया जाएगा, वो रिप्लेस नहीं कर सकता गुड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, बिकॉज मेनी अ टाइम्स अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी इन्वॉल्व वो होते हैं। इसके अलावा यू गेट व्हाट यू पे फॉर, इसमें कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव, कोई इंटरनल ट्रिगर, कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो इन्वॉल्व नहीं की जा रही। एंड रिमेंबर दैट पे इज नॉट अ मोटिवेटर। पे को हम हाइजीन फैक्टर्स के तौर पर पिक करते हैं जो कि एक एक्सट्रिंसिक एलिमेंट है। सो अगेन यहां पर भी एम्फोसिस क्या है कि इंट्रिंसिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमें बड़ा मद्देनजर रखना होगा। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दैट कैन इवन टेक प्लेस। बाज़-औक़ात रिवॉर्ड्स अगर अप्रोप्रिएटली डिजाइन्ड एंड प्लान ना हो तो उससे इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं वो भी आपके मुतासिर हो जाते हैं। एंड रिवॉर्ड्स कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस if they are not properly designed, और अगर particularly वो needs के मुताबिक प्लान ना किए गए हों। रिवॉर्ड्स में अंडरमाइन रिस्पॉन्सिवनेस, और बाज़ लोगों का जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्शन की तरफ भी चला जाता है, जिसमें कि वो ये समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर परफॉर्म करें भी तो उसका कोई हमें बेनिफिट, डिजायर्ड बेनिफिट वो नहीं मिलता। और बाज़ रिवॉर्ड्स जो हैं वो सिर्फ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो इग्नोर हो जाती है। अब हमने अगर इंप्लीमेंट करना है इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान, तो इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान में यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ, इज एफर्ट क्लियरली इंस्ट्रूमेंटल इन ऑब्टेनिंग द रिवॉर्ड। जैसे हमने विक्टर वरोम के मॉडल में देखा था कि हमारे पास फर्स्ट लेवल था एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड देन बैलेंस। तो यहां पे वो बात कर रहा है कि क्या आपने एफर्ट को इंस्ट्रूमेंटल बनाया है इन ऑब्टेनिंग द रिवॉर्ड, और क्या जो रिवॉर्ड आप ऑफर करोगे वो डिजायरेबल भी है कि नहीं। इन तमाम चीजों को विजुअलाइज करना
बहुत जरूरी है। सो लिंक द इंसेंटिव विद योर स्ट्रेटेजी। अब आपको यह भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की हिकमत अमली है क्या, ऑर्गेनाइजेशन किस लाहे अमल को फॉलो करना चाहती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके मुताबिक उसने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, और उस स्ट्रेटेजी के साथ फिर आप एसोसिएट करोगे इंसेंटिव्स को। मेक श्योर दैट एफर्ट एंड रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। मेक द प्लान इजी फॉर एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड। Set effective standards. View the standard as a contract with your employees. Get employee support for the plan. ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है when we have to implement effective incentive plans. And use good measurement system. और मेरिट भी अगर आप बनाएं तो उसके पैरामीटर्स बड़े विजिबल होने चाहिए, बड़े क्लियर होने चाहिए, और लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है इसका भी आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। दैट वाज द रीजन कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को डिजाइन करते वक्त बारहा कहा गया था कि की रिजल्ट एरियाज, की परफॉर्मेंस एरियाज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इन तमाम चीजों को हम बड़ा टेक्निकली वो यूज करते हैं और फिर इनको मेजर करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के कॉन्टेक्स्ट में। सो लॉन्ग टर्म, एम्फसाइज लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म सक्सेस। अब आपको लोगों को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वेलबींग के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म गेम्स को भी मद्देनजर रखें और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उसको भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश वो करें। देयरफॉर चीजों को क्वांटिफाई करना, चीजों को मेजर करना, चीजों को एवेल्युएट करना, ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बिकॉज इसके बगैर ना आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अच्छे बना सकते हो, ना आप लोगों को अप्रोप्रिएट कंपनसेशन इंसेंटिव प्लान प्रोवाइड कर सकोगे, और ना ही वो लोग मोटिवेट वहां पर हो पाएंगे। इसके अलावा याद रखिएगा कि अडैप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव कमिटमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की एंगेजमेंट, लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल, ये सब चीजें बेहतर से बेहतर वो हो सके। अब कमिटमेंट बिल्ड करने के लिए कुछ एचआर एक्टिविटीज हैं। The first activity we have is clarifying and communicating the goals and mission of the organization. तो सब लोगों को वहां पे होने का मकसद वो क्लियर हो, सब लोगों को पता हो कि हम यहाँ पर किन मकासद के हसूल के लिए इकट्ठे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वो किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, और उन गोल्स की अचीवमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस वो भी क्या पिक की गई हैं। गारंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी और जस्टिस इसको मेंटेन रखा जाए। आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आपका प्रोसीजरल जस्टिस, आपका इंटरेक्शनिस्ट जस्टिस, जस्टिस के जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उन सब के मुताबिक लोगों को कंपनसेट वो किया जाना चाहिए, और तमाम लोगों की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज करें वो प्रोसीजर भी आपका स्टैंडर्डाइज्ड वो होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी फेवरेटिज्म, बायसनेस, प्रेजुडिस एटीट्यूड, इन चीजों की गुंजाइश वो ना हो। हम ह्यूरिस्टिक्स को अवॉइड वो कर सकें, जजमेंटल शॉर्टकट्स को अवॉइड वो कर सकें। The third step is creating a sense of community by emphasizing teamwork and encouraging employees to interact. So इस हवाले से भी लोगों को मिलजुल कर काम करने की आदत होनी चाहिए, टीम ओरिएंटेशन होनी चाहिए, जिससे कि आपके सिनर्जिस्टिक रिटर्न्स जो हैं वो अचीव हो सकें। Then supporting employees development by emphasizing promotion from within, developmental activities and career enhancing activities, इन तमाम चीजों को हमें बहुत टेक्निकली सोचना, परखना, देखना और अडॉप्ट करना है। So generally committing to people first values, आपको हर सूरत अपने लोगों को मोटिवेट करना है और उनकी इंपॉर्टेंस को समझना है, क्योंकि जब तक आपका फोकस एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज पर नहीं होगा तब तक वो एम्प्लॉइज भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने फोकस पे नहीं रखेंगे, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न जैसे वाइटल इश्यूज जो हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएंगे। देयरफॉर पीपल फर्स्ट इज द थिंग यू शुड बी लुकिंग फॉर। सो दैट वाज ऑल द डिस्कशन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इंशाल्लाह यहां से हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस हो तो काइंडली
व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।